नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में धनु राशि तथा धनु लग्न की चर्चा करेंगे। 9 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक की बात होगी। कुछ शुभ घटनाओं के बारे में अवगत कराएंगे जो इस अवधि में होंगी। कुछ तो बड़ा पर्दे के पीछे हो रहा है, चल रहा है, वो क्या है उसकी चर्चा भी करेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है दोस्तों। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स, उपायों की बात करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट की चर्चा भी करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस अवधि में जो परिवर्तन हो रहे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। 9 तारीख रात्रि को बुध वक्री होंगे और 20 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में कार्य करते हैं, वह ध्यान से सुने। यह जो व्यापार करते हैं या कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, कमीशन का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कार्य करते हैं, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण गोचर है। बुध का वक्री होना कोई बुरा नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी स्थिति क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 12वें भाव में बुध गोचर कर रहा है। देखिए, 12वें भाव में कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है, जैसे कि मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। बुध आपके कर्म भाव का मालिक है, जो निवेश के लिए, विदेशों में निवेश के लिए अच्छा योग बनाता है। परंतु जब वक्री होगा, कुछ समय के लिए इसकी चेष्टा बल बढ़ जाएगी इनिशियल फेस में, तो ये स्ट्रोंग हो जाएगा। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भावों में यूं तो कमज़ोर होता है। वक्री होने से इसको कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी, कुछ रोज कह लीजिए 5 रोज। तो ये 5 रोज के लिए आपको महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़ देता है। निवेश की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लव लाइफ, कंजुगल लाइफ बेहतर होता है। नींद आपकी अच्छी होती है और आपको सोशल वर्क से खास एक मानसिक सुख मिलेगा। योगा मेडिटेशन से सुख मिलेगा। एनजीओज में अगर कामकाज करते हैं तो आपको प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, क्योंकि 10th लॉर्ड का वक्री होकर कुछ स्ट्रेंथ पा लेना इनिशियल फेस में, शुरुआती दौर में। बाद के दौर में अगर कहीं इन टोटलिटी बात करें तो इस अवधि में कोई आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर पहले से चला आ रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की डेट तय है, 29 तारीख से पहले कोई आपको कुछ करना है, एग्रीमेंट, कोई किसी तरह के साथ अनुबंध करना है, तो बड़े ध्यान से 2-3 बार पढ़िए डॉक्यूमेंट्स को, तो तब आप साइन करिए। कोई नया कार्य करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। गुरु का भी, क्योंकि चाल वक्री होगा, गुरु की दृष्टि इस बुध और मंगल के ऊपर ना होती तो डेफिनेटली ये समय इतना अच्छा ना होता। परंतु जो है नहीं, हम उसकी चिंता क्यों करें, उसकी बात ही क्यों करें। तो गुरु के कारण बुध और मंगल का फल अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश हैं, राशिपति हैं गुरु। गुरु की दृष्टि मंगल और बुध के ऊपर ये लाभकारी रहेगी। विदेशों से लाभ, आपको लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की की योग बना देता है, आपको सुखी बनाता है मंगल और बुध के साथ संबंध। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रहती है, अच्छी बात है। आत्मिक ब्लिस, एक सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है इससे। चैरिटी करें, लोगों के काम आए। सामाजिक संस्थानों में जो कामकाज कर रहे हैं, अनाथालयों के लिए कामकाज कर रहे हैं, चैरिटेबल होम्स हैं, एनजीओज के साथ कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इस अवधि में विष्णु भगवान की आराधना करने से ज़्यादा लाभ होगा। गुरु भी दोस्तों आपको बता दें 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं।
अष्टम भाव में गुरु का वक्री होना, उच्च का चले आना, इसकी चर्चा हमने कई वीडियोस में की है, परंतु इनिशियली ये भी स्ट्रोंग रहेगा, तो वैसे भी स्ट्रोंग है, तो अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं इस अवधि में। खासकर इस अवधि में जो मैंने लिखा है कि कुछ बड़ा पर्दे के पीछे हो रहा है। आठवां भाव पर्दे का ही है, पताल का है, बेसिकली गहराई का है। कोई आपका प्रतिद्वंदी जो षड्यंत्र करना चाहता था अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका लग्नेश स्ट्रोंग होता है इनिशियली कुछ फेस में। तो आपके लिए स्थितियां बहुत लाभकारी हो जाती है। वक्री चाल से इनिशियल फेस में गुरु अचानक से लाभ करवा सकता है, और क्योंकि इनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सुख भाव के ऊपर है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण समय रहेगा आपके लिए 5 दिसंबर तक। इस वक्री पीरियड में कहीं ना कहीं जमीन जायदाद को लेकर अगर कोई परेशानी रही है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। बेचना चाहते हैं तो इस अवधि में ट्राई करें, तो आपकी प्रॉपर्टी का बेचना संभव हो सकता है। सेकंड हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव जो कि कुटुंब का भाव है, तो कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शुक्र की स्थिति भी यही बताती है, 11वें भाव में 11वें भाव का मालिक हो, सूर्य का नीच भंग हो रहा है, तो और क्या चाहिए। भाग्य स्थान के मालिक का नीच भंग राजयोग बनाना कुंडली को एक स्ट्रेंथ देता है। देखिए, नीच के ग्रह अगर नीच भंग राजयोग बनाए कुंडली में तो बहुत उत्तम होते हैं। एनीवेज, चर्चा पर आते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का गोचर देखें तो दोस्तों 9 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आपके 7th हाउस में, चंद्रमा का 7th हाउस में बैठना, और यहाँ पर एक मंगल से प्रभावित रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर रहेगी। मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो विदेशी कार्यों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। 9 तारीख जी हाँ दोस्तों, 9 तारीख का दिन अच्छा रहेगा, और स्पेकुलेशन के लिए भी दिन उत्तम रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लव लाइफ खासकर अच्छा रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे। स्त्री वर्ग का साथ मिलता रहेगा। कोई कार्य आपका अधूरा है, खासकर विदेशों में, वह संपन्न होता है। नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, कोई ईमेल डालना चाहते हैं, तो कल का दिन 9 तारीख का दिन बहुत सुखद रहेगा। केंद्र में चंद्रमा बली होता है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपकी विल पावर बनी रहेगी, आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा है, रोजमर्रा की आमदन भी बढ़ती है। किस्मत वाले रहेंगे क्योंकि गुरु के नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा 9 तारीख को पूरा दिन, तो ये अच्छा है। गुरु अष्टम भाव में अचानक से लाभ के योग, कार्यस्थल से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग, अदालती मसलों में भी कहीं आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 10, 11, 12 तारीख की बात करें तो गज के श्री राजयोग, परंतु अष्टम भाव में, फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए। वो इसलिए, एक तो अष्टम चंद्रमा का जो दोष है वह खत्म हो जाता है गुरु के साथ होने से, और गुरु भी उच्च के, देखिए चंद्रमा स्वग्रही, तो अष्टम चंद्रमा को भूल जाइए। फिर भी अगर आपको कोई वहम है तो लंबी यात्रा अवॉइड करें। किसी के वाद विवाद में बिल्कुल ना हस्तक्षेप करें, ना ही किसी को बिना मांगे सुजेशन दें, बस इतना ध्यान रखें। और अदरवाइज ये 10 तारीख 1:02 से चंद्रमा 10 तारीख को यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, कर्क राशि में गुरु के साथ होगा। गज के श्री राजयोग का फल तो नहीं कह सकते, अष्टम भाव से मिला करता, परंतु अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अष्टमेश अष्टम भाव में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई पराविद्याओं में काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई तंत्र मंत्र विद्याओं में संलग्न है, तो बहुत अच्छा दिन रहेगा। टनल्स में कामकाज करते हैं, खदानों में कामकाज करते हैं, तो भी दिन बहुत उत्तम रहेगा। तरक्की की संभावनाएं हैं। धन अचानक से आने के योग बनते हैं। कोई शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई वसीयत का पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ था तो ये दिन बहुत उत्तम रहते हैं, थोड़ा सा ट्राई करें।
इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। गुरु और चंद्रमा की दृष्टि क्योंकि धन भाव के ऊपर है, दोनों शुभ प्लैनेट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एसेट्स बढ़ते हैं। अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ बेहतर होने के योग तो बनते हैं और शिक्षा के क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये 2.25 दिन बहुत उत्तम है, आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। 13-14 तारीख की बात करें तो केतु के साथ चंद्रमा भाग्य स्थान में सिंह राशि में, ये 2 दिन ग्रहण दोष हालांकि चंद्रमा को लगाता है केतु, परंतु भाग्य स्थान में चंद्रमा बली ही होता है। विदेशी कामकाज के लिए दिन उत्तम रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको सुखद समाचार मिले। केतु के उपाय आप कर सकते हैं। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम केम केतवे नमः। गणपति को दूर्भा चढ़ाएं। गणपति की जितनी आराधना करें कम है, खासकर 13 तारीख सुबह। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाएं, अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आपको बताएं, काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान कर दें, मुट्ठी भर, ये भी अच्छा उपाय है। 13-14 तारीख अगर हम कामकाज की बात करें, जनरल हालात आपके पक्ष में रहेंगे। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। कोई नया कार्य ना करें तो अच्छा है। यात्रा के लिए दिन अच्छा है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो भी दिन बहुत शुभ रहेगा। चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठकर आपको भाग्यशाली बनाता है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। 13-14 तारीख ये दोनों दिन बहुत उत्तम है। खासकर 13 तारीख लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा और लाभ के लिए उत्तम रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 13 तारीख को चंद्रमा बहुत शुभ रहेगा क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र लाभ स्थान में अपने भाव में बैठा है तो लाभ होगा। इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। 13 तारीख को अटका हुआ धन मिलने के योग, भाग्य प्रबल रहेगा। अगर किस्मत के कारण आपका कोई कार्य काफ़ी समय से रुक रहा हुआ, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए रविवार के दिन। रविवार के दिन अगर सूर्य आपका कमजोर है काफ़ी, तो गुड़ गेहूं का दान कर देना चाहिए मंदिर में, परंतु यह 12 बजे से पहले दान करना चाहिए। और बात करते हैं 15 तारीख की। देखिए, चंद्रमा 10th हाउस में 3:51 से सुबह से प्रवेश कर जाएगा। 15 तारीख को चंद्रमा दोस्तों 10th हाउस में शनि से दृष्ट रहेगा और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है इस चंद्रमा के ऊपर। आप धीर गंभीर रहेंगे, सिंसियर रहेंगे अपने कामकाज के प्रति, डिसिप्लिन होकर कामकाज करेंगे, आपको इसका अच्छा फल भी मिलेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। अचानक से कार्यस्थल पर कोई शुभ समाचार मिल सकता है क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है। सूर्य का नीच भंग है, इसलिए कोई ना कोई सुखद समाचार 15 तारीख को मिल सकता है। शनि धन भाव के मालिक है तो कार्यस्थल से धन आने के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए 15 तारीख भी शुभ रहेगी। मित्रों का साथ मिलेगा, सिबलिंग्स का साथ मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां आपकी उत्तम रहेंगी। परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। शनि चंद्रमा जब आमने सामने हो तो कहीं ना कहीं आपको शनि से संबंधित कामकाज करने से ज़्यादा लाभ होता है। धैर्य में वृद्धि होगी। कामकाज के हालात आपके ठीक ही रहेंगे। कुल मिलाकर शिव की उपासना करने से 15 तारीख ज़्यादा उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय इसका जाप करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। अब चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर की बात कर लें। दोस्तों, लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए रहेगा इस अवधि में 3, 12 और 21। लकी कलर की बात करें तो येलो रहेगा। जेमस्टोन्स आपके लिए बनता है पुखराज, जिसे येलो सफायर कहते हैं। येलो सफायर आपको जरूर धारण करना चाहिए। वैसे भी गुरु अष्टम भाव में उच्च का है तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए, वक्री हो रहा है तो फ़ायदा उठाने के लिए आपको येलो सफायर धारण कर लेना चाहिए। दूसरा स्टोन आपके लिए कोरल बनता है, मंगल का स्टोन है। और
रूबी माणिक बनता है, जो सूर्य का स्टोन है, जो भाग्य स्थान का मालिक है। अगर आप विदेश सेटल हैं या विदेश जाना चाहते तो माणिक जरूर धारण करें, ये आपके लिए हितकर रहेगा। कुछ टिप्स दे देते हैं आपको अगर वास्तु में आप रुचि रखते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, बाथरूम है, शौचालय जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ये घर त्याज्य है। इस घर में आपको लॉसेज होंगे, फाइनेंशियल स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है, इवन हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। कलह क्लेश तो आम बात होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट का होना कतई अच्छा नहीं। तो अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते तो इसे चेंज कर दीजिए। अगर अपने मकान में रहते तो ये टॉयलेट्स, इन टॉयलेट्स को यूज मत करें। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट्स हैं उनको यूज़ करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम नमक का कटोरा आप इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस की टॉयलेट्स में कम से कम रखें, जिससे कुछ प्रभाव शांत होगा, नेगेटिव एनर्जी कम होगी। और उपायों के लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी ले सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।